एक हीरो जिसकी आवाज पर पूरा थिएटर खामोश हो जाता था। एक ऐसा एक्टर जिसके विलेन के रोल पर भी तालियां बजती थी। और एक ऐसा नेता जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलने से कभी नहीं डरता था। लेकिन सवाल यह है कि जो इंसान पर्दे पर इतनी बुलंदी से खामोश कहता था, क्या उसकी अपनी जिंदगी में उतनी ही शांति थी, या फिर वहां एक ऐसा तूफान छिपा था जिसके बारे में हम जानते ही नहीं। भारतीय प्रधान की बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश तो यही दावा करती है। बिल्कुल। आज हम इसी किताब के पन्ने पलट रहे हैं। हम शत्रुघ्न सिन्हा यानी हमारे अपने शॉटगन की कहानी की पर्दे खोलने जा रहे हैं। एक हीरो जो पर्दे पर कुछ भी हो, पर असल जिंदगी में, जैसा किताब का नाम कहता है, वो खामोश के अलावा कुछ भी थे। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरते हैं। कहानी शुरू होती है पटना के एक घर से। 4 भाई, हाँ, राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न। पूरा का पूरा रामायण परिवार। लेकिन किताब में एक मजेदार बात लिखी है कि ज्योतिष के हिसाब से तो उनका नाम खेमराज होना था। खेमराज, अरे वाह, ये तो मुझे नहीं पता था। मतलब वो ऐसे पारंपरिक परिवार से आते थे, पर उनकी छवि हमेशा एक बागी की रही है। हाँ, और उनकी ये बगावत बचपन से ही दिखती थी। किताब में एक किस्सा है, स्कूल फंक्शन में बिजली चली गई तो 10 साल के शत्रुघ्न स्टेज पर चढ़ गए। अच्छा। और 45 मिनट तक मिमिक्री और डांस करके सबको एंटरटेन किया। बाप रे, पैदाइशी परफॉर्मर थे मतलब। और एक बार तो उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से पूछ लिया, नालंदा यूनिवर्सिटी में टॉयलेट की क्या सुविधा थी। क्या? सब हैरान। मैं सोच सकती हूँ उनके पिता जो खुद अमेरिका से पढ़े लिखे थे, उन्हें ये सब देखकर कैसा लगता होगा। उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने। और शत्रु जी को? उन्हें साइंस से नफरत थी। किताब में वो खुद बताते हैं कि एक बार वो मैथ्स का एग्जाम देना ही भूल गए। अरे। और घर पर पापा से बहुत मार पड़ी। वो लिखते हैं, सारे भाइयों में पापा की छड़ी का स्वाद सिर्फ मुझे ही चखने को मिला। तो फिर ये पटना का लड़का जिसे डॉक्टर बनना था, वो फिल्मों तक पहुंचा कैसे? इसका क्रेडिट उनके भाई लखन को जाता है। अच्छा। उन्होंने ही उन्हें FTII के बारे में बताया, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उस वक्त का सबसे बड़ा एक्टिंग स्कूल। हाँ, और बाकी भाइयों ने मिलकर उनके कोर्स का खर्चा उठाया। तो परिवार का सपोर्ट आखिर में मिल ही गया। मिल गया। FTII से निकलकर मुंबई में एंट्री तो मिल गई, लेकिन वो 70 का दशक था। राजेश खन्ना का रोमांस, अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन वाला दौर। ऐसे में एक अलग दिखने वाला, चेहरे पर निशान वाला एक्टर अपनी जगह कैसे बना पाता? यहीं पर किताब एक बहुत जरूरी बात बताती है। उन्हें एक सीनियर ने सलाह दी थी, या तो सबसे बेहतर साबित करो या सबसे अलग साबित करो। और शत्रुघ्न सिन्हा ने दूसरा रास्ता चुना। वो अलग थे। उनका चेहरा, उनकी आवाज, उनका स्टाइल, सब कुछ अलग था। हाँ, उनके चेहरे पर जो 4 निशान थे जिन्हें लोग कमी समझते थे, उन्होंने उसे अपनी पहचान बना लिया। उनका वो आइकॉनिक डायलॉग, खामोश, वो कहाँ से आया? क्या वो हमेशा से उनका था? यही किताब एक ऐसा राज खोलती है जो बहुत कम लोग जानते हैं। बताओ। शत्रुघ्न सिन्हा के हवाले से किताब में लिखा है कि ये डायलॉग असल में मुगले आजम में पृथ्वीराज कपूर का था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने उसे इतने अलग और दमदार स्टाइल से बोला कि वो हमेशा के लिए उनका हो गया। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। लेकिन सिर्फ डायलॉग से तो काम नहीं चलता। उनका बड़ा ब्रेक कौन सा था? उनकी पहली बड़ी फिल्म थी खिलौना, और उस फिल्म से उन्हें लगभग निकाल ही दिया गया था। क्यों? प्रोड्यूसर्स को लगा कि वो उस वक्त की सुपरस्टार मुमताज के सामने बहुत यंग और नए लगेंगे। लेकिन मुमताज उनके लिए अड़ गईं। उन्होंने कहा कि हीरो यही होगा। वाह। और फिर आई कालीचरण। कालीचरण ने तो उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। हाँ, और वहीं से वो ट्रेंड शुरू हुआ। वो पहले ऐसे विलेन बने जिनके लिए जनता हीरो से ज्यादा तालियां बजाती थी। ये उस दौर के सिनेमा के लिए बहुत बड़ी बात थी। मतलब दर्शक भी कुछ नया चाहते थे। बिल्कुल। उन्होंने विलेन की परिभाषा ही बदल दी। वो पर्दे पर ग्रे कैरेक्टर ले आए, जिसे आज हम एंटी हीरो कहते हैं। और यहीं से उनकी टक्कर उस दौर के सबसे बड़े स्टार से शुरू हुई, अमिताभ बच्चन। यार, इनकी दोस्ती और दुश्मनी की कहानी हमेशा से एक मिस्ट्री रही है। दोस्ताना जैसे दोस्त थे या काला पत्थर जैसे दुश्मन? किताब में शत्रुघ्न सिन्हा का नजरिया साफ है। वो कहते हैं, समस्या ये थी कि मेरे काम के लिए जो तालियां बज रही थी वो अमिताभ देख सकते थे। मुझे जो वाहवाही मिल रही थी वो उन्हें पसंद नहीं थी, इसीलिए वो मुझे अपनी कुछ फिल्मों में नहीं चाहते थे। ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। क्या किताब में इंडस्ट्री के किसी और का नजरिया भी है? मतलब ये सिर्फ पर्सनल जेलसी थी या प्रोफेशनल राइवलरी? प्रोफेशनल राइवलरी का बहुत बड़ा हाथ था। किताब में राइटर सलीम खान का एक किस्सा है।
काला पत्थर फिल्म के दौरान सलीम साहब ने शत्रु को बताया कि अमिताभ नहीं चाहते कि तुम ये रोल करो, अरे उन्हें फिल्म से निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सलीम साहब ने शत्रु को समझाया कि ये रोल तुम्हारे लिए बना है, इसे मत छोड़ना। तो मतलब पर्दे के पीछे भी काफी ड्रामा चल रहा था। बहुत, लेकिन पर्दे पर तो उनकी केमिस्ट्री कमाल की थी, जैसे दोस्ताना में। हाँ वो तो थी। और दोस्ताना से जुड़ा भी एक मशहूर किस्सा है। शत्रुघ्न सिन्हा अपनी लेट लतीफी के लिए जाने जाते थे। ये तो मैंने भी सुना है। एक दिन वो सेट पर लेट पहुंचे। अमिताभ को 2 बजे कहीं निकलना था, शत्रु 1:30 बजे पहुंचे। 7-8 पेज का लंबा डायलॉग सुना और एक ही टेक में ऐसा शॉट दिया कि सब हैरान रह गए। वाओ! खुद अमिताभ ने उन्हें गले लगाकर कहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट। मतलब प्रोफेशनल राइवलरी के बावजूद दोनों एक दूसरे की कला की इज्जत तो करते थे। हाँ बिल्कुल। पर्दे पर तो उनके रिश्ते काफी उलझे हुए थे, लेकिन असल जिंदगी में भी उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी, खासकर जब बात पूनम सिन्हा और रीना रॉय की आती है। ये उनकी जिंदगी का शायद सबसे चर्चित अध्याय है। पूनम जी से उनकी पहली मुलाकात ट्रेन में हुई थी, FTTI जाते हुए। अच्छा। उन्हें देखते ही वो फिदा हो गए थे। उन्होंने एक मैगजीन में फिल्मी डायलॉग लिखकर उन्हें दिया। तो क्या हुआ? तो पूनम जी ने वो मैगजीन खिड़की से बाहर फेंक दी। शुरुआत तो काफी फिल्मी थी, फिर रीना रॉय की एंट्री कैसे हुई? रीना रॉय के साथ उनकी जोड़ी पर्दे पर हिट थी और धीरे धीरे पर्दे के बाहर भी ये रिश्ता गहरा होता गया। किताब के मुताबिक ये रिश्ता लगभग 7 साल तक चला। उस वक्त कंपटीशन का आलम ये था कि पूनम जी अपनी नाक में हीरे का S अक्षर का पिन पहनती थी, तो रीना रॉय अपने चश्मे पर SS यानी शत्रुघ्न सिन्हा लिखवा कर घूमती थी। बाप रे, ये तो खुलेआम ऐलान था। तो फिर शादी का फैसला कैसे हुआ? ये लव ट्रायंगल सुलझा कैसे? ये कहानी का सबसे बड़ा ड्रामा है। जब पूनम जी से उनकी शादी की बात पक्की हो गई, तो शत्रु शादी से ठीक 2 दिन पहले लंदन में रीना रॉय के साथ स्टेज शो कर रहे थे। क्या? हाँ, और किताब के अनुसार रीना रॉय ने खुद उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ा था, ये जानते हुए कि वो वापस जाकर शादी करने वाले हैं। ये तो बहुत दिल तोड़ने वाली बात है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो किताब में ये लिखी है कि शादी के बाद भी ये मामला खत्म नहीं हुआ था। मतलब? उनके सगे बड़े भाई राम सिन्हा ने एक रात उन्हें रीना रॉय से दूसरी शादी करने के लिए कहा था। क्या? हाँ, आधी रात को पंडित बुलाकर शादी की तैयारी भी हो गई थी। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ? ये एक ऐसा मोड़ था जहाँ उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती थी, लेकिन उन्होंने पूनम जी को चुना और इसी के साथ उनके करियर ने भी एक नया मोड़ लिया, फिल्मों से राजनीति की तरफ। फिल्मों के बाद राजनीति, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? बीजेपी में उनकी एंट्री किसके कहने पर हुई? वो LK अडवाणी जी के कहने पर राजनीति में आए। वो अडवाणी जी को अपना गुरु मानते हैं, लेकिन उनका पहला ही चुनाव उनके लिए एक बड़ा अफसोस बन गया। हाँ, 1992 का दिल्ली उपचुनाव अपने ही दोस्त राजेश खन्ना के खिलाफ। वो चुनाव हार गए और उन्हें आज भी इस बात का दुख है। वो किताब में कहते हैं, मुझे अपने दोस्त राजेश खन्ना के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए था, वो मेरा सबसे बड़ा अफसोस है। पर वो बाद में जीते भी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हेल्थ मिनिस्टर भी बने। ये भी अजीब बात है, जिस इंसान को स्कूल में साइंस से इतनी नफरत थी, उसे पूरे देश का स्वास्थ्य मंत्रालय संभालना पड़ा। यही तो शॉटगन का स्टाइल है, और मंत्री बनकर भी वो खामोश नहीं रहे। अपनी ही पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाते थे। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे राजनीतिक विरोधियों से उनकी गहरी दोस्ती आज भी है, जिससे बीजेपी वाले हमेशा सहज रहते थे। क्या उन्होंने किताब में अपनी गलतियों को भी इतनी ही बेबाकी से माना है? कोई कबूलनामे हैं? बिल्कुल, यही इस बायोग्राफी की सबसे बड़ी खासियत है। वो मानते हैं कि स्टारडम और कामयाबी के नशे में वो बहक गए थे। उन्होंने पूनम जी के साथ अपने रिश्ते में बेवफाई की। अच्छा। वो कहते हैं, मैं भावनाओं और मानवीय कमजोरियों का शिकार था। ये मानना बहुत हिम्मत की बात है। और इंडस्ट्री से जुड़ा कोई किस्सा जहां दोस्ती और दुश्मनी दोनों को करीब से देखा हो? हाँ, सुभाष घई और संजीव कुमार का एक किस्सा है जो इंडस्ट्री के 2 चेहरे दिखाता है। एक बार शत्रुघ्न को पैसों की बहुत जरूरत थी। वो सुभाष घई के पास गए तो घई ने कहा, ठीक है, पर ब्याज देना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जब उनके दोस्त संजीव कुमार को पता चला तो उन्होंने बिना कुछ बताए अखबार में पैसे लपेटकर उनके घर भिजवा दिया। वाह, ये किस्सा उस दौर की दोस्ती के बारे में बहुत कुछ कहता है। वैसे उन्हें ये शॉटगन नाम किसने दिया था? ये नाम उन्हें स्टारडस्ट मैगजीन की एडिटर शोभा डे ने दिया था। अच्छा, उनकी तेज तर्रार, बिना रुके डायलॉग डिलीवरी की वजह से ये नाम उन पर ऐसा चिपका कि उनकी पहचान बन गया। और आज एक पिता के तौर पर वो कैसे हैं? सोनाक्षी, लवकुश। अपनी बेटी सोनाक्षी के लिए तो वो पिघल जाते हैं। वो कहते हैं, सोनाक्षी मेरी आंखों का तारा है, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी। किताब में सोनाक्षी खुद कहती हैं कि पापा ने उन पर कभी हाथ नहीं उठाया, कभी आवाज भी ऊंची नहीं की।
बाहर से जितने सख्त दिखते हैं, अंदर से उतने ही नर्म दिल पिता हैं। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे इमोशनल और डरावना मोड़ तब आया जब शॉटगन की आवाज हमेशा के लिए खामोश होने वाली थी। आप 2012 की बात कर रहे हैं ना, जब उन्हें हार्ट की बाईपास सर्जरी के लिए ले जाया गया था। हाँ, घर में पेंट की वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई और हॉस्पिटल में उनकी हालत इतनी बिगड़ी कि वो बस चले ही गए थे। ओह माय गॉड। वो किताब में खुद कहते हैं, लोग मुझे मेरी हंसी और मेरे खामोश डायलॉग के लिए जानते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि मैं हमेशा के लिए खामोश होने की कगार पर था। उस मुश्किल वक्त में पूनम जी ने उन्हें संभाला होगा। बिल्कुल। उस रात सर्जरी से पहले शत्रुघ्न ने अपनी सारी जायदाद पूनम जी के नाम कर दी। और पूनम जी ने? पूनम जी ने अपनी सारी जायदाद उनके नाम कर दी। वाह, ये किस्सा वाकई दिल को छू गया। ये दिखाता है कि तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी उनका रिश्ता कितना गहरा था। सही बात है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी है। उन्होंने हमेशा अपनी आवाज बुलंद की, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या पार्लियामेंट। वो कभी खामोश नहीं रहे। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। तो आज की इस गहरी बातचीत के बाद हम अपने श्रोताओं से एक सवाल पूछना चाहेंगे। आपको शॉटगन का कौन सा डायलॉग सबसे ज्यादा पसंद है? और ये भी कमेंट में जरूर बताओ, क्या शॉटगन को बॉलीवुड का एक अंडररेटेड लेजेंड मानते हो या नहीं? इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली बार एक और अनकही कहानी के साथ।